इमरान खान हूँ। नाजरीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहां से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। खास तौर पे जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। तो जिस एक इंसिडेंट के बाद नेतन्याहू ने ये वादा किया था और दावा किया था कि खामनाई को मार दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा, खामनाई की शहादत के बाद सब कुछ कंट्रोल से निकल गया। तो अमेरिका की और नेतन्याहू की असेसमेंट गलत थी और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर, जहां से अमेरिका ये चाहता है या तो वो बाहर आ जाए या बाकी लोग भी अमेरिका के साथ उसके अंदर फंस जाएं। अब नेतन्याहू की एक नई वीडियो आई थी, वो आपने देखी होगी। कॉफी शॉप के अंदर कॉफी पकड़ के कॉफी पीते हुए अपनी उंगलियां भी चेक करवा रहा है कि मेरी उंगलियां 6 नहीं है, 5 है। तो क्या वो वीडियो ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है ग्रॉक, उसमें जब डाला गया तो उसने बताया ये डीप फेक है। एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट किया है और वो ये बताते हैं कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's न्यू वीडियो अंडर स्क्रूटनी, यानी नई वीडियो जो है वो भी स्क्रूटनी में आ गई है और ग्रॉक ने कहा कि ये डीप फेक है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो नेतन्याहू गया किधर? कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो यूरोप के एक मुल्क में छुपा हुआ है और दावे में ये कहा जाता है कि शायद जर्मनी में कहीं छुपा हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो हवाई जहाज के अंदर ट्रेवल करता रहता है या अमेरिका चला गया है। और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि वो इसराइल के अंदर ही किसी बड़े खुफिया बंकर के अंदर मौजूद है। जबकि बाद लोगों का ये मानना है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें वो मारा गया और कुछ इतलात ये कहती है कि वो शदीद जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। अब आप कुछ कह नहीं सकते कि बेंजामिन नेतन्याहू गया कहाँ पे, लेकिन जो वीडियोस उसकी मंजर आम पे आ रही हैं, उन वीडियोस पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये तमाम वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। ये वीडियोस ठीक नहीं है। ईरान ने नाजरीन एक वार्निंग जारी की है और ईरान ने ये बताया कि अमरीकी तैयारा बरदार जो जहाज है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो तैयारा बरदार जहाज है या जो बहरी बेड़े थे अमेरिका के, इनकी अहमियत कम हुई है या बढ़ गई है दुनिया में। बहुत सारे हथियार ऑब्सलीट हो जाते हैं ना, यानी वो हथियार माजी में बड़े कारआमद थे और आज के दौर में नाकारा हो जाते हैं क्योंकि उनके मुकाबले में ऐसी चीजें बन गई हैं कि जहां पे वो हथियार सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। तो ईरान ने कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार बेड़ा जो है उसको मदद फराहम करने वाली जमीनी जितनी भी फैसिलिटीज हैं या तनसीबात हैं उनको अब हम निशाना बनाएंगे। और ये जो तैयारा बरदार बेड़ा है इसका नाम है यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। इससे मुतालिक ईरान ने आइडेंटिफाई किया है कुछ अरब मुल्कों में तनसीबात है जो इसको फैसिलिटेट कर रही है और वो कहते हैं कम्युनिकेशन में हो सकता है, रेडार में हो सकता है, हथियारों के इस्तेमाल में हो सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो सकता है, या वहां पे इसकी ई फ्यूलिंग वगैरह की चीजें हो सकती है। लेकिन जो भी है वो कहते हैं जी हम उसको निशाना बनाएंगे और पहले से उन्होंने खबरदार किया कि वो ये करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया। नॉर्मली वो जो ट्वीट करते हैं वो फारसी में करते हैं। उन्होंने कहा ये बाबरकत इलाही और रूहानी दिनों में और घड़ियों में मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमरीका और सेहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार किया। देखिए, ईरान की ये बड़ी कामयाबी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर ना उतरे, और डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी कामयाबी होगी कि किसी तरह भी इंडिया और पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाए। अब आलमी सतह पे बार बार एक खबर चलाई जाती है, अभी दोबारा से न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को ये बार बार कहा कि आप अटैक करें ईरान के ऊपर और ज्यादा भरपूर अटैक करें।
यानी व्हाइट हाउस के हुकाम के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप जंग के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बार बार राब्ते में है, और कई हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान पर सख्त हमले जारी रखे। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब और इसराइली हुकाम ने जंग शुरू होने से हफ्तों कबल निजी तौर पर ट्रंप पर ईरान पर फौजी हमले करने के लिए दबाव डाला था। अब ये खबर दोबारा से छाप दी गई है, पहले वॉशिंगटन पोस्ट में और अब ये न्यूयॉर्क टाइम में। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि और मारो ईरान को, और मारो ईरान को? मुझे लगता है इससे पहले जो खबर आई थी उस पे सऊदी अरब की जानिब से तरदीद की गई थी, और सऊदी अरब ने साफ कहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर ठीक नहीं है। हमने अमेरिका को मना किया था कि जंग शुरू करने की बजाय मुज़ाकरात करें, और अब एक मरतबा फिर वही इल्जाम दोहराया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर। तो ये तो मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम जो है वो बता सकते हैं, उन्होंने पहले तरदीद की है, और हो सकता है वो इसकी भी तरदीद करें कि जंग होने के बाद से लेकर अब तक हमने नहीं कहा कि ईरान को बार बार मारो। लेकिन देखिए, ये अमेरिकन मीडिया हिस्सा होता है लड़ाई का, एक मीडिया वॉर भी साथ साथ चलती है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब जंग हो जाए तो पहला कत्ल सच का हो जाता है। अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि दुनिया के कुछ और मुल्क ईरान के साथ जंग में उतर जाएं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाएं। एक वक्त ऐसा आया कि माहौल इतना सख्त कर दिया गया कि पाकिस्तान को तलब कर लिया गया, लेकिन अरब ममालिक बड़ी समझदारी से इस जंग में अभी तक नहीं उतरे। फिर अमेरिका ने कोशिश की कि चंद खास ममालिक को बुलाकर इस जंग में उतारा जाए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने नेटो को धमकियां देना शुरू कर दी कि वो इस जंग के उतर जाए। अमेरिका को बाजू चाहिए, बहुत सारी मदद चाहिए कि वो इस जंग में साथ अमेरिका के मिलकर लड़े, ताकि उनकी इखलाकी और एक बर्तरी साबित हो जाए ना कि जनाब अमेरिका नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया की ये लड़ाई है। अमेरिका इसको पूरी दुनिया की लड़ाई बनाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया इस लड़ाई से गुरेज करना चाहती है। पाकिस्तान ने ईरान से जो मुतालबा किया था ना, जब बातचीत हुई थी ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान ने एक तो देखे अमेरिका की जो पेशकश है जंगबंदी की वो भी की गई थी, लेकिन वो ईरान ने, आपको पता है उनकी शराइत है, वो ये कहते हैं जनाब, तीन शराइत उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो कहते हैं हमारे नुकसान का अदाला किया जाए, नंबर दो वो ये कहते हैं कि हमें हमारे जायज हकूक दिए जाए, और नंबर तीन वो ये कहते हैं कि आइंदा के लिए गारंटी दी जाए कि ईरान पे कोई अटैक नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने ईरान से जो अहम बात की वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर आप अटैक ना करें, हम उनके साथ एक दिफाई मुआहदे में। तो इस पे ईरान ने कहा जी हम सऊदी अरब के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे अगर सऊदी अरब की सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तो। उसके बाद सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम कोई अटैक नहीं होने दे रहे। अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया बार बार कि हम क्यों सऊदी अरब पर अटैक करेंगे, हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि सऊदी सरजमीन से हमारे पे अटैक नहीं होगा तो हम सऊदी अरब पे अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो हमले सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगहों पे हो रहे हैं जो फौजी तनसीबात नहीं है, वो ईरान कहता है जी हम नहीं कर रहे, वो हमले कोई और कर रहा है। और सऊदी अरब को ईरान ने ये ऑफर किया कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, आप इसकी तहकीकात करवाएं और पता करें कि ये मिसाइल और बम आ किधर से रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं मार रहे। ये बात ईरान ने साफ की है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की वादा खिलाफी के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साबिक CIA एहलकार है लॉरी जॉनसन, ये CIA के साबिक ऑफिसर है। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इन्होंने कहा कि जब वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, मादुरो को वेनेजुएला में से रात के आखिरी पहर में अमेरिकन फोर्सेस गई, उन्होंने जाके उठा लिया। तो वो ऐसे नहीं हुआ था। मादुरो को उठाने में जो मदद की थी वो उसके ड्राइवर ने और जो उसके चंद करीबी गार्ड्स हैं उन्होंने मदद की थी कि अमेरिका इनको उठाकर ले जाए। और उसके बदले में वादा किया गया था कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स दिए जाएंगे। अब ये वाकया जब हो गया, जब ड्राइवर ने भी मदद कर दी और गार्ड्स ने भी मदद कर दी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत मुकर गई और उन्होंने किसी किस्म की इनामी रकम नहीं दी। इस बात के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है और लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका ने वादा किया था कि 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे
उन्हें जो मदद करेंगे मादुरो को पकड़वाने में, और जब मदद की ड्राइवर ने और गार्ड्स ने तो उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। नाजरीन, अमरीकी और इसराइली जंगों की सूरत इस वक्त ये है कि दुनिया के अंदर जो सबसे मकबूल लोग होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, फनकार होते हैं, और ये पूरी दुनिया को जोड़ते हैं, इनकी मूवीज पूरी दुनिया में जाती है। ये स्पेन के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है, हायर बर्दन, ये इनका नाम है, हायर बर्दन इनका नाम है। और इन्होंने जब ऑस्कर अवार्ड की तकरीब हो रही थी, भारतीय फनकारा प्रियंका चोपड़ा इनके साथ खड़ी थी, वो जरा अनकंफर्टेबल भी हो गई कि ये इन्होंने क्या बात की है, तो ये अपने सीने के ऊपर एक बैज लगाकर आ गए जिसपे लिखा था नो टू वॉर। वहां पे एक नारा लगाया ये हायर बर्दम ने, उसने कहा नो टू वॉर और फ्री फलस्तीन। इसके ऊपर पूरा हॉल जो है वो तालियों से और शोर से गूंज उठा। यानी ऑस्कर अवार्ड जहां पे सारी दुनिया की जो अदाकारों की क्रीम है वो इकट्ठी होती है, ये 98th अवार्ड्स हैं जो हो रहे हैं, 2 साल के बाद जो 100 हो जाएंगे पूरे, तो वहां पे जितना शोर मचा है इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की जो फनकार बरादरी है या जो लोग प्रोडक्शन की दुनिया में रहते हैं वो सारे इस बात में बिलीव करते हैं कि फलस्तीन को आजाद किया जाए और जंग बंद की जाए। तो जंग के खिलाफ जो है पूरी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो रही है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया। ईरानी हुकूमत ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में हमें 9 मरतबा शिकस्त दे चुका है। वो बार बार कहता है कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और बाद में कहता है कि बाकी दुनिया आए और आकर हमारी मदद करे। यानी अगर ईरान को शिकस्त हो गई है, वो तबाह बर्बाद हो गया है, तो फिर आप आबनाए हुर्मत को खोलें और दुनिया को नॉर्मलाइज करें। फिर आपको नेटो की, दुनिया के ताकतवर ममालिक की, उनकी बहरिया की जरूरत क्यों है? देखिए, अमेरिकन जो असलहा है वो अब उतना कारामद नहीं है जितना माजी में था। दुनिया में जंग के अतवार बदल गए हैं, तरीकेकार और स्ट्रेटजीज बदल गई हैं, और अब और तरह के हथियार कारामद है। ईरान ने इसको साबित किया, इससे पहले अजरबैजान ने इसको साबित किया। रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें ये बात साबित हो रही है। और ये जो बहरी बेड़े जिनके ऊपर बहुत सारे तैयारे और जंगी तैयारे हुआ करते थे, ये माजी में बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन अभी इन्हें कोई खातर में नहीं ला रहा। अमेरिका जिन बेड़ों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, आगे बढ़ाता था, अब उन्हें पीछे हटा रहा है कि ये तबाही ना हो जाए। ये एक बोझ बन गए हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान है, खास तौर पे शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी, दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे, और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रही। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई है, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए।
یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف یا اس کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا رونا روئے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ایٹمی ملک ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، ایک وزیر اعظم ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور وہ کوئی ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے۔ جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا۔ عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے، کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا۔ اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی۔ بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ۔ تو جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو وہ ڈٹ گیا تھا، بہت سارے لیڈرز مل گئے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے کافی لمبا چلایا، لیکن زرداریوں نے آگے تباہ کر دیے وہ لیڈرز، وہ ساری پودی اڑا دی، وہ ساری سیاست ہی ختم کر دی جو نظریاتی تھی۔ اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آہنی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ دیکھیں، کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہے، میدان بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے۔ وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پورا میدان جانتا ہے، ایک ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے۔ اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے، یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔ چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب ہیں، اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ جاوید اکرم، ہائی سیکیورٹی بیرک، کوٹ لکھپت جیل، لاہور۔ میرے عزیز دوستو، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے۔ میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی۔
जेल में 5 बीमारियों के साथ खुफिया इदारों के हुक्म पर इलाज और दवाइयां भी बंद हैं। मेरा ईमान और इरादा अल्लाह ताला के करम से इतना मजबूत है जितना आसमान। मुझे फख्र है कि मैं और मेरे साथी इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। मेरा और मेरे लीडर का टारगेट जो है वो अमेरिका और बेल्जियम में जायदादें बनाना नहीं है, बल्कि रियासत मदीना हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, हमारा रोल मॉडल रियासत मदीना होगा। इस धरती पर नया पाकिस्तान बनेगा। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के करम का तालिब ब्रिगेडियर रिटायर जावेद इकबाल। अब आप ये देखें कि लोग कैसे डट कर खड़े। तो एक्चुअली तो ये अगवा करते हैं इस तरह के लोगों को जो इनके लिए दर्द सर बन जाते हैं। कत्ल के मुकदमा डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, हर चीज का मुकदमा आमिर मुगल के ऊपर डाला, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये वो एनर्जी है जो इमरान खान ने इन सारों को दी है, और वो एक एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है। ऐसे लोग असासा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आगे जाएगी, जमहूरियत आगे जाएगी, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। डिक्टेटरशिप के साथ या बूट के साथ या डंडे के साथ तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे मेरे वालिद का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, उन्हें बहुत तकलीफ है इन बातों की। तो आज कितने ही लोग हैं जिनको उनकी माओं का, उनके बापों का नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब आपके दौर में हो रहा है। कल को आप ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट।